और यूक्रेन की मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन विक्टर यानुकोविच को बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति। विक्टर यानुकोविच, ये नाम याद रखिएगा, विक्टर यानुकोविच, जिन्हें पुतिन राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं यूक्रेन का। विक्टर यानुकोविच फिलहाल मिन्स्क में है। यूक्रेनी मीडिया 2010 से 2014 तक ये यूक्रेनी मीडिया कह रहा है कि ये राष्ट्रपति रह चुके हैं यानुकोविच। 2010 से 2014 अहम साल है, तब उनको हटाया गया जब ये हटे थे। इन्हीं को दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं। इनकी तस्वीर जो है वो भी एक साथ में अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी की गई है, विक्टर यानुकोविच, और इन्हीं को दोबारा जो है वो बनाना चाहते हैं वहां के राष्ट्रपति। लेकिन जनरल साहब, मैं आज किसी एक्सपर्ट का लिखा कॉलम पढ़ रहा था, उसमें वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी प्रो रशियन व्यक्ति को कुछ बना भी दिया जाए, आप कीव कैप्चर कर लें, इनको वहां बैठा भी दिया जाए, लेकिन क्या ये रूसी फौज की मदद के बगैर सस्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको इसलिए बिठाया गया है कि वो पपेट राष्ट्रपति है, जो रशिया कहेगा वही वो बोलेगा, वही वो काम करेगा। और शायद यही वजह है कि सर, जो रूस जब लगातार बोलता है कि हम डीमिलिटराइजेशन चाहते हैं, कि यूक्रेन डीमिलिटराइज हो जाए, राठौर सर। जी हां, अभी राष्ट्रपति पुतिन जो चाहते हैं कि यूक्रेन में नेटो का और यूरोप का कोई दखल ना रहे, ना यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में जाए, ना वो नेटो की सदस्यता ले। इस काम के लिए जब तक उन्होंने इतने दिन तक, करीब 8-9 साल तक वर्ल्ड के लीडर्स को ये बताया, लेकिन उन्होंने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये बात आ रही है कि जो बेस्ट ऑप्शन उनके पास है कि आप अपनी मनमाफिक गवर्नमेंट वहाँ पर इंस्टॉल करें। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि अभी यूक्रेन में एंटी रशियन सेंटीमेंट बहुत हाई है, क्या उसे कर पाएंगे? लेकिन ये कई जगहों पे जहां रशियंस के गवर्नमेंट्स हैं और जो प्रो रशिया हैं, उधर भी यही हाल है। वो चीज़ हो सकती है। पुतिन के पास आज भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नाम और ये तस्वीर जारी यूक्रेन ने किया है, रूस ने नहीं। तो यूक्रेन का मीडिया या सरकार आगाह कर रही है कि करना ये चाहते हैं, जिसको आपने 14 में हटा दिया, उसको ये दोबारा लाना चाहते हैं, और इससे बच के रहना। हो सकता है कि यूक्रेनी मीडिया इस बात को हाइप करके अभी से एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन डालना चाहता है, इसको डिस्क्रेडिट करने। लेकिन पुतिन के पास इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जो कभी वक्त मिलेगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जरूर सर। एक और बड़ी खबर है, खेरसॉन पर रूस के कब्जे को यूक्रेन ने किया खारिज। खेरसॉन में रूस के साथ लड़ाई चल रही है, ये यूक्रेन का दावा है। पहले रूस ने खेरसॉन पर कब्जा कर लेने का दावा किया था। ये जो शहर है थोड़ा दक्षिण की तरफ है, मनीष। बिल्कुल, और यहां पर लगातार जो एरिया से उनको टारगेट किया गया और यह कहा गया कि पूरी तरीके से रशियन फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया, और लंबे समय तक जो यूक्रेन है उसकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया था, चाहे उनके एडमिन ब्लॉक हो या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, हॉस्पिटल्स, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल हब थे, उन सभी को यहां पर पूरी तरीके से कैप्चर किया गया। और इसीलिए तस्वीरें आई जिसमें रशियन टैंक्स, रशियन आर्मर्ड कॉलम्स, रशियन इन्फेंट्री व्हीकल्स वो मूव करते हुए, यहां तक कि जो ट्रूप्स है उनकी मूवमेंट भी दिखाई दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पहले दावा किया जो रशियन डिफेंस फोर्सेज है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि हमने कब्जा कर लिया। उसके बाद ये वेस्टर्न मीडिया से आता है कि कब्जा नहीं किया, यूक्रेन का कहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सौरभ ये है कि जो खेरसॉन जो इलाका है, ये दो तरफ लगता है। इसका एक हिस्सा लगता है सी ऑफ एजोव से और दूसरा हिस्सा लगता है ब्लैक सी से, और इसका जो हम कहते हैं क्राइमिया के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। क्राइमिया जैसे आप क्रॉस करके मेनलैंड में जाएंगे तो सामने यही शहर खेरसॉन में आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दो कॉलम्स यहां से निकल रहे हैं। एक कॉलम जा रहा है आपका टुवर्ड्स द मारियापोल, और दूसरा कॉलम निकल रहा है जो ओडेसा को कब्जा करने के लिए जा रहा है खेरसॉन से। मतलब एक तरफ ओडिशा है और दूसरी तरफ मारियापोल है, दोनों तरफ। लेकिन अब दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं, किस पर यकीन किया जाए? दावा ज्यादा इसमें मजबूत है। जी, रूस पहले वो ये दावा कर चुका है, ये खेरसॉन पर उसने कब्जा कर लिया था, और ये चर्चाएं चल रही थी कि अगर खेरसॉन हो गया, खार्किव हो गया, ऐसे 2-3 बड़े सेंटर्स पर की रशिया का कब्जा हो जाता है तो इस लड़ाई में, परसेप्शन की लड़ाई में या मनोबल की लड़ाई में रूस काफी आगे हो जाएगा। सौरभ, ये बड़ा डिफिकल्ट है कहना। आपको ध्यान होगा सूमी, 4 दिन पहले हम ये कह रहे थे सूमी के ऊपर रशियन फ्लैग लहरा रहा था, और उसके बाद सूमी में बहुत ज्यादा फाइट हुई। कीव के 20 किलोमीटर पीछे जितने भी ब्रिजेस थे उन सबको पूरी तरीके से तबाह किया गया, और फिर उसके बाद यह तय हुआ कि अब रशियन फोर्सेस कीव जाने वाली है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाई। खार्किव में यह तय हुआ कि अब खार्किव के अंदर बिल्कुल पहुंच चुकी है फोर्सेस, लेकिन अभी तक भी प्रैक्टिकली ये कब्जा नहीं हुआ। डोनेट्स्क
कि जो वहां पे हेड ऑफ स्टेट थे वो वहां पहुंचे और मारियापोल पे उन्होंने फ्लैग लगाया रशिया का, लेकिन इस समय भी मारियापोल पूरी तरीके से रशिया के पास नहीं है। तो इसीलिए दावे और साथ में यूक्रेनियन काउंटर दावे ये सब एक साथ चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को पहली बार हमने देखा है कि जो रशिया थी जिन्होंने ये रिलीज किया कि खेरसों पे हमने कब्जा किया। इसको हमारे जो एक्स मिलिट्री मैन है वो जनरल साहब, कर्नल साहब बेहतर बता सकते हैं। जनरल साहब, आपकी फौज लगी हुई है, आपने एक शहर का कुछ हिस्सा कैप्चर कर लिया, कभी आपने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन लड़ाई तो चलती रहती है। लड़ाई चलती रहती है। देखिए, एम ये होना चाहिए, होता है कि जो देश की राजधानी है ना उस पर कब्जा किया जाए, तभी लड़ाई खत्म होगी। जैसे 71 वॉर में हमने क्या किया, ढाका के ऊपर कब्जा कर लिया तो लड़ाई वहीं खत्म हो गई। सर कीव में इतना वक्त क्यों लग रहा है फिर कीव पे कब्जा करने के लिए? रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे। नहीं सर, लेकिन इन शहरों में, जिनका भी बहुत सारे शहरों का जिक्र किया मनीष ने, इन पर आगे बढ़ने के लिए, कीव के लिए तो इन पर कंट्रोल होना जरूरी है। नहीं, इनको बाईपास कर सकते हैं। अच्छा, हमने जैसे किया था बांग्लादेश में, हमने किसी शहर पर अटैक नहीं किया जी, हमने शहर को बाईपास करके वी हेडेड स्ट्रेट फॉर ढाका। ओके, दैट्स व्हाट दीस फेलो शुड बी डूइंग। लेकिन कर्नल साहब, ये क्या रूसी स्ट्रैटेजी क्या है? रास्ते में बढ़ते हुए शहरों को भी कब्जे में लेते जाना, या जैसे जनरल साहब कह रहे हैं बाईपास करते हुए तेजी से कीव की तरफ पड़ना? देखिए, आज जो हफ्ते भर की लड़ाई हुई है, रशियन ऑपरेशंस ठीक चल रहे हैं सिवाय कीव के। कीव में मैं मानता हूं कि रशिया के ऑपरेशन स्लो हो गए, स्टॉल भी हो गए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको अगर हम देखें तो रशियंस को ट्रुप्स की कमी पड़ गई, और वो चीज़ उनके इसलिए हुए कि जो उन्होंने सोचा था कि खार्किव में है या खेरनोव में है या मारियापोल में है या खेरसों में है या क्रीमिया से जो भी अटैक है, ये हमारे जल्दी निकलेंगे, वहाँ पर थोड़ा ये उलझ के रह गए। सर, लेकिन वो तो दावा तो ये कर रहे थे 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के बाहर खड़ा है। जी हाँ, तो ये जैसे जो सबसे थ्रेटनिंग एक्सिस था कीव पे अटैक का, वो नॉर्थ वेस्ट से था, जो कि बेलारूस से आ रहा था, वो भी इंस्टॉल हो गया, और वही चीज़ नॉर्थ ईस्ट से आने वाली भी इंस्टॉल हुई है। आज सुन रहा हूँ कि कीव को उन्होंने इफेक्टिवली घेर लिया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, इसमें दो थ्योरीज तो नहीं है। एक है कीव उनका तो मकसद है, लेकिन साथ ही साथ उनका एक तो मकसद नहीं है कि पूरा का जो हम बोल रहे हैं इलाका खेरसों से लेके पूरा डोनेट्स्क तक, यानी कि पूरा सी जो है उसको पूरा कट करके वो अपने अलग कर दें और उसको लैंडलॉक बना दें। एक थ्योरी दी जा रही है कि जो नीपर नदी है तकरीबन आधे से बांटती है यूक्रेन को, नीपर नदी के पूर्वी इलाकों पे रसिया कब्जा करना चाहता है, और चाहे संधि हो भी जाए तो ये इलाके वो नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो एक न्यूट्रल और बफर जोन रशिया के पास रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।